राज्यपाल श्री गंगा प्रसादले 14 फरवरीको दिन भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कद्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022को विधिवत रूपले शुभारम्भ गर्नुभयो। भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कले वर्ष 2016देखि प्रत्येक वर्ष 14 फरवरीदेखि 18 फरवरीसम्म वित्तीय साक्षरता सप्ताह पालन गर्दै आइरहेको छ। वित्तीय साक्षरता सप्ताहको यस वर्षको थीम रहेको छ गो डिजिटल गो सेक्युर, अर्थात् डिजिटल चुनाउ सुरक्षाको साथ। यस अवसरमा अतिरिक्त मुख्य सचिव डाक्टर के जयकुमार, आरबीआईका महाप्रबन्धक किशोर परियार, एसबीआईका महाप्रबन्धक के महाकुल, नाबार्डका महाप्रबन्धक डाक्टर दिवाकर हेगडे, पुलिस अधीक्षक सीआईडी तेन्जिङ लोडे लेप्चा, विभिन्न ब्याङ्कका प्रमुखहरू र अन्य अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यस अवसरमा बोल्दै राज्यपाल श्री गंगा प्रसादले तृणमूल स्तरमा वित्तीय साक्षरता सप्ताहको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्नुभयो। ब्याङ्कद्वारा ग्रामीण एवं पछाडिएको क्षेत्रहरूको लागि गरिएको कार्य सराहनीय रहेको बताउनुहुँदै आज गाउँमा डिजिटल ब्याङ्किङ, जैविक खेती, औषधीय पौधा, आयुष्मान भारत जस्ता योजनाहरूबारे जानकारी दिएर जनचेतना ल्याउनु आवश्यक रहेको राज्यपालले बताउनुभयो। सिक्किमको भूमि च्याउ र केसरको खेतीको लागि उपयुक्त रहेको र यसमा ध्यान केन्द्रित गरेर आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ भन्दै राज्यपालले यसमा ब्याङ्कहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भन्नुभयो। कृषि विभाग के सभी पदाधिकारीगण और इस पर आए और वहाँ से डायरेक्टर को बुलाए, जिन्होंने काफ़ी समय तक अपने विचार को प्रस्तुत किया और करते हुए बतलाया कि हाँ ये इसके लायक उपयोगी है। और मुख्यमंत्री ने भी दावा किया कि नहीं, हम सीट सब मंगा करके और अभी किसानों को बांटेंगे और इस तरह से करके ही खेती इस रूप में करेंगे। तो कहने कि अब किस चीज़ की है कि वह इस तरह से किन किन चीज़ों को बढ़ावा दिया सकता है। ऐसे नॉर्थ ईस्ट अपने आप में कोई बहुत पोटेंशियल है, कई यहाँ संभावनाएँ, कई प्रकार की संभावनाएँ हैं जो कि यहाँ के लोगों को आगे बढ़ा करके और उनके आर्थिक सुधार, काफ़ी आर्थिक उनकी उन्नति किया जा सकता है और साथ ही साथ भारत के लिए भी हितकर होगा। तो इसमें कहना है कि इसमें जो है सो बैंक का बहुत बड़ा महत्व है और बैंक इन सब चीज़ों में करके कैसे लोगों को सहयोग करते हुए ताकि वो माने अपने जो कार्य है, कृषि क्षेत्र है या और जो फूड प्रोसेसिंग का है, कई प्रकार का अब जो स्वयं सहायता समूह, अब वो जैसे वो बैठ करके यदि वो बैंक से जुड़ जाएं और मिल करके वो करें, कार्य करें, बैंक से ले करके कई ऐसा कार्य कर सकते हैं। वहाँ की महिलाएं मिलजुल करके कई ऐसा काम कर सकती हैं, चाहे सिलाई का हो, चाहे कोई उत्पादन किया जा सकते हैं, अचार है, पापड़ है, कई चीज़ ऐसा है जो उनको इस समय लगा। तो अब यदि वो बैंक से जुड़ जाएंगे तो और बृहद रूप में उन कार्यों को करेंगे, इससे ज़्यादा लोग को लाभ होगा। तो इसलिए इस चीज़ को कहा किया, इसलिए आवश्यकता इस बात का है कि जो सप्ताह मना रहे हैं तो यह सप्ताह का लाभ गांव तक पहुंचे और वहां तक पहुंचे जो लोग जो नीडी हैं और जिन्हें इस बात की ज़रूरत है उन्हें सहयोग देने का। तो इसके लिए आज ये ज़रूरी है कि इसमें इस प्रकार का कार्य करते हुए उसे और आगे बढ़ाया जाए। तो हर चीज़ आज कहना है कि यहाँ पर यह जो अपने आप में काफ़ी पोटेंशियल जो है, और सिक्किम में ऐसे कई चीज़ हैं, यहाँ कई प्रकार के मेडिसिन प्लांट आज है, उसमें काफ़ी गुणवत्ता उसके अंदर है। अभी आते हैं आर्मी के लोग नॉर्थ से जो माने आते हैं, बतलाते हैं कि चीन के आता है लोग और बोझा के बोझा बांध करके चीन ले जाता है, क्योंकि इस तरह से कई ऐसे माने जड़ी बूटी हैं जिसको कि अभी तक उसमें अनुसंधान उसको करके उससे माने पता करके करना है। इसी प्रकार उन सब क्षेत्रों में आज हर प्रकार का सहयोग देने की आवश्यकता है कि कैसे उन सब क्षेत्रों का कैसे विकास हो, चाहे मेडिसिन पर उसमें कैसे विकास हो और भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम हो उसमें कैसे विकास हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन समूह की आवश्यकता है और इसके लिए आज समझिए जो ये जो सप्ताह मनाया जा रहा है तो यह सप्ताह बहुत ही उपयोगी है और इसके लिए निश्चित रूप से इसको बढ़ावा देते हुए यह कार्य किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों और बैंक से अधिक लोग जुड़ करके और उससे अधिक लाभ उठावें। इसके लिए भी सबका दायित्व बनता है कि इन सब कार्यों में लगे। साथ ही साथ जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनका भी दायित्व बनता है कि हम उन लोगों को माने इससे अवगत कराना। तो जहाँ पर एक साक्षरता माने करने का ज़रूरतमंद लोग हैं, अब उनके बारे में पूरी जानकारी उन्हें देना, जानकारी देते हुए उन्हें इस रूप में प्रेरित करना कि बैंक से जुड़िए, बैंक से इस प्रकार का लाभ उठाइए, बैंक से ये कार्य हर प्रकार का बैंक आपको सहयोग करने के तैयार है। कम से कम
ब्याज के ऊपर बैंक से आपको लाभ मिल रहा है, इधर उधर से आप पैसा जो लेते हैं और लोगों साहूकार से और लोगों से लेकर के जो विशेष सूद पर लेते हैं, जो बहुत आपके लिए नुकसानदायक हानिकारक होता है और आपके ऊपर बहुत बड़ा वित्तीय बोझ पड़ जाता है। तो इसलिए बैंक आपको हर प्रकार सहयोग करने के लिए तैयार है। तो इन सब चीज़ों का जितना अधिक प्रचार प्रसार करेंगे और ताकि सबों को, दूर दराज गाँव के लोगों को आप जोड़ करके और उनको हर तरह से जागरूक करते हुए उन्हें हर बातों से अवगत कराते हुए करेंगे, जिससे कि वो अधिक से अधिक लाभान्वित हो। आज इसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पर सब बैंक के पदाधिकारी लोग हैं। निश्चित है कि जो पूरा सप्ताह आप सभी लोग बनाएंगे, जैसा कि चर्चा हुई कि उन सब जगहों में पंचायतों में जाएंगे, वहाँ कार्य करेंगे, तो इसलिए करने की आवश्यकता है। आज जैसे अब हम गांव की ओर जा रहे हैं तो देखते हैं गांव में लोग इतने भोले भाले और इतने लोग हैं, खाली उन्हें जो थोड़ा सा प्रेरित किया जाता है, थोड़ी सी बातें बताई जाती है तो बहुत उसे ग्रहण करते हैं और लोग पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए रहते हैं। इसमें और क्या 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 सकता है, क्या करने के लिए लोग उत्साहित, कई जगह देखा बातचीत करते हैं तो लोग काफ़ी उत्साहित होते हैं कि नहीं हम ये काम करेंगे, इससे सहयोग होंगे। अब लिज्जत पापड़ का उदाहरण देते हैं कि पहले 8-10 महिलाएं जो है सो बैठ करके 500 से शुरू की, आज काफ़ी 5,000 करोड़ से ऊपर से आज उनका बिजनेस चला देश विदेश में सब जगह। तो इस प्रकार कई ऐसी योजनाएं हैं जो बनाते हैं लोग, तो है कि अब उन सबों के लिए सहयोग देना, और क्योंकि आर्थिक सहयोग ही तो सबसे बड़ी बात है। इसलिए यदि आर्थिक सहयोग पूर्ण रूप से उन गाँव में उन लोगों को जो स्वयं सहायता समूह या कई प्रकार के रोजगार कर लें, इस पर कर रहे हैं लोग, क्योंकि अब जो है सो लोग जुड़ रहे हैं पंचायतों में, लोग जुड़ के कई ऐसा कार्य करते हैं। मैंने देखा पंचायतों में जाना तो देख रहे हैं कि लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं, कई प्रकार का लोग उत्पादन करते हैं, कई प्रकार अचार बनाना, पापड़ बनाना, इस तरह कई ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों में उन्हें और उत्साहित करने के लिए यह जरूरी है कि आर्थिक सहयोग उनको अधिक से अधिक मिले, और इसके लिए बैंक की बहुत बड़ी भूमिका है। तो मैं आशा करता हूं कि पूरे सप्ताह यह जो चल रहा है, पूरे सप्ताह में उन लोगों को जागृत करेंगे, उन्हें साक्षरता मैंने जो अभियान चल रहा है उसके बड़े है कि उन्हें जागृत करना, उन्हें यह जाना, उन्हें बताना, और ये सभी लोग जिस समय बैंक से सब जुड़ जाएंगे लोग, तो निश्चित रूप से माने वो तो लाभान्वित होंगे ही, और इससे प्रदेश का लाभ होगा, देश का लाभ होगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की जो चर्चा करते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत माने स्वयं लोग हर चीज़ को निर्माण करें कि अपनी आवश्यकता अनुसार माने हर चीज़ हम तैयार करें। तो आज इस प्रकार का लोग कार्य करें। इसके लिए आज जो है सो मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी बैंक की भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, और इन सभी लोगों में इस मिल के काम करेंगे। और साथ ही साथ अभी अमृत महोत्सव, भारत का अमृत महोत्सव जो चल रहा है, अब ये जो है उन लोगों को याद करते हुए जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अनेकों कठिनाइयाँ सहे, एक नहीं लाखों लोग प्राणों की आहुति दी है, तब ये देश आज़ाद हुआ है। अब उनको याद करते हुए कि भाई हमारा फर्ज बनता है कि देश को आगे बढ़ाने का, हमारा फर्ज बनता है कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश आत्मनिर्भर बने, क्योंकि काफ़ी समय तक देश गुलाम रहा। तो ये देश की जितनी यहाँ की संस्कृति थी, यहाँ के उद्योग था, यहाँ का जो कारोबार था, यहाँ का कौशल था, इन सबों को धीरे धीरे नष्ट कर दिया गया। तो फिर से हमें आगे बढ़ना है, इसके लिए काम करना है। तो इसलिए यह सबका दायित्व बनता है कि हम लोग संकल्प लें कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत के जो प्राचीन हम लोग गौरव गरिमा रहा है उस रूप में फिर से भारत को पहुँचाने के लिए हम सबको कार्य करना है, हम सबों को आगे बढ़ाना है। इस अमृत महोत्सव को हमें याद करते हुए, उन लोगों को याद करते हुए, और हमें इसके लिए कार्य करना है। तो आज सभी लोग को संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम सभी लोगों का फर्ज बनता है कि हम देश को आगे बढ़ाने में और देश को आत्मनिर्भर बनाने में किस प्रकार हमें कार्य करें, इसके लिए सबको फर्ज बनता है। तो आज जो है कि बैंक के लोग उन लोगों में जागरूकता लोगों के अंदर लाएं। अब कॉलेज है, स्कूल है, उन सबों के अंदर भी जानकारी दें, उनकी भी जो आवश्यकता है उनको पूर्ति करने का काम करें। तो इस अवसर पर मैं इतना ही आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग दूरदराज गाँव में पहुंच करके और सभी लोगों दूरदराज के लोगों को, क्योंकि आवश्यकता ज़्यादा वहीं है, जागरूक करना उन्हीं को है। शहर में तो लोग हैं
समझ रहे हैं कि हमारे बैंक से लेना है, इस तरह करने शहर में ज़्यादातर नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उन्हें तो जानकारी, बहुत कुछ जानकारी है बैंक के बारे में। लेकिन दूर दराज गाँव में जो हैं, जो वहाँ पर काफ़ी पिछड़ा गाँव, काफ़ी शहर से काफ़ी दूर है, उन सबों को अवगत कराना है, उनको सारी बातों से उन्हें बताना है कि बैंक आज आपके सामने, आपके द्वार पर, जैसे कहा ना कि हमने तो एक अभियान चलाया गवर्नर गांव में, तो उसी प्रकार आज ये बताएं क्या जो है से आज बैंक आपके पास पहुंचा है, बैंक आज गांव में पहुंचा है, बैंक के लोग आपको बताने के लिए, हर प्रकार सहयोग करने के लिए आज गांव में पहुंचा है। इसलिए आप बैंक को समझिए, जानिए और बैंक से हर प्रकार का आप सहयोग लीजिए, सहयोग देने तैयार हैं, इस प्रकार कार्य कीजिए, ये मैं आशा करता हूँ। और इन्हीं आशा के साथ यह मैं आज इसमें तो ये मैं घोषणा करता हूँ कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 को शुरू करने की आज ये घोषणा करता हूँ कि यह कार्य शुरू किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। यसरी नै आरबीआईका महाप्रबन्धक किशोर परियारले आफ्नो सम्बोधनमा यस वर्षको वित्तीय साक्षरता सप्ताहले 3वटा सन्देश दिएको, जसमा डिजिटल लेनदेनको सुविधा, डिजिटल लेनदेनको सुरक्षा र उपभोक्ताहरूको सुरक्षा सामेल रहेको बताउनुभयो। जानकारी न होने के कारण हम जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते थे, अब उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। इस कारणवश 2015 में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक सम्मेलन आयोजित की गई थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी वहाँ उपस्थित थे। उस सम्मेलन में उन्होंने रिजर्व बैंक को निर्देश दिया कि वित्तीय समावेशन के लिए ठोस लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सभी वित्तीय संस्थाओं को प्रोत्साहित करें, ताकि गरीबों के जीवन की गुणवत्ता को बदलने में मदद मिले। और उनके सलाह अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा 2016 से प्रति वर्ष हम वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाता है। इसके दौरान हम काफ़ी अभियान करते हैं, जैसे इसके बारे में बताऊंगा। पर उससे पहले ये कहना चाहूँगा कि हर साल फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का एक कुछ थीम रहता है। इस साल इसका थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर, यानी डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। इस वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह के 3 संदेश हैं: डिजिटल लेनदेन की सुविधा, डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा एवं ग्राहकों की सुरक्षा। इस विषय पर आवश्यक वित्तीय जागरूक संदेशों की प्रसार करने के लिए रिजर्व बैंक गैंगटॉक द्वारा हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। एक तो हमने 13 रेडियो जिंगल्स आज रिलीज़ किए हैं रेडियो मिस्टी और ऑल इंडिया की तरफ से, ताकि लोगों में जागरूकता फैले। दूसरा, हमने बैंकर, राज्य स्तरीय बैंकर समिति से भी अनुरोध किया है, उनको सुझाव दिए, उनके द्वारा भी 4-5 रेडियो जिंगल्स रिलीज़ किए जाएंगे, जिसके माध्यम से लोगों को यह बताया जाएगा कि उन्हें किस प्रकार के गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लोन वगैरह मिलेंगे। और सिर्फ यही नहीं, हमने कल 15 फरवरी को हर ज़िले से जिलाधिकारी के माध्यम से हम वहाँ पे एक जो वित्तीय साक्षरता वैन का फ्लैग ऑफ किया जाएगा, एवं ये वैन छोटे छोटे कस्बे गाँवों में घूमते हैं, लोगों में साक्षरता लाएगी। हमने यहीं के लोकल जो नृत्य नाटक करते हैं, स्ट्रीट थिएटर, उनसे हमने पूरे 1 साल का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो ताकि पूरे साल हर गांव, छोटे छोटे कस्बे में जाके नाटक के माध्यम से लोगों में वित्तीय साक्षरता जागरूक करेगी। आफ्नो सम्बोधनमा अतिरिक्त मुख्य सचिव डाक्टर के जयकुमारले वित्तीय साक्षरताको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्दै राज्य सरकारको सहयोगमा विभिन्न ब्याङ्कहरूको प्रयासको सराहना गर्नुभयो। सो आजको यो फाइनेन्शियल लिटरेसीको अवस्थामा, एउटा फङ्सनको अवस्थामा वी अल नो एउटा कन्ट्री, एउटा देश, हाम्रो देश कस्तो महान देश भनेर सबैलाई थाहा छ। हाम्रो देश त सबै विभिन्न क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु हुँदो रहेछ। हाम्रो महामारी यो पनि, त्यो हाम्रो च्यालेन्जलाई पनि कस्तो प्रकारमा हामी आफैले त्यो भ्याक्सिन डेभलप गरेर हाम्रो समुदायलाई हामीले प्रोटेक्सन दिनुभयो। त्यो कस्तो प्रकारमा हाम्रो लिडरसिप, हाम्रो पोलिटिकल लिडरसिप पनि जुन प्रकारमा डिजिटलको इकोनोमीलाई अगाडि बढाउनु हुँदै रहेछ। यो बजेट स्पिचमा पनि धेरैवटा हाम्रो अगाडिको त्यो वक्ताहरूले त्यो भन्नुभयो।
जुन प्रकारले हामी डिजिटल टेक्नोलोजीमा हामी सम्हालेर हाम्रै कतिवटा त्यो मल्टिनेसनल्समा सिइओसहरू हाम्रै इन्डियन्स हो. So you know that we drive you can even say it is not by any stretch of it's a logical stretch of to say that we drive the global economy too. Ours is such a large democracy, and everybody look forward to kind of the leadership that we are now demonstrating in terms of preserving our values, because our society जुन प्रकारले हाम्रो भ्याल्युजलाई पनि एकदम हामी इम्पोर्टेन्स दिँदैछौँ. जुन प्रकारले unity in diversity, how numerous cultures live in harmony, our ethnicity, the traditions that we follow, the way we carry forward, and then the younger generation teaching them values that are handed down through their forefathers, through generations. This is something that you will find very unique, and only India, India ma matrai त्यो हामी हेर्न सक्छौँ. Even foreigners also now embrace our own Indian traditions, and then now they have gone in for yoga, and then they are learning the kind of सांस्कृतिक हाम्रो इतिहासलाई उहाँले पनि हेर्दैछ, उहाँले पनि सिक्दैछ. सभी जानते हैं सिक्किम का स्ट्रेंथ क्या है. सिक्किम का स्ट्रेंथ है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर. विश्व में हमने रास्ता दिखाया है, सिक्किम ने दिखाया है. सिर्फ इससे हमारा डिजिटल मार्केटिंग होगा, ये प्रश्न हमारा सामने रहेगा. सो इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा. ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक बड़ा विस्तारित एक क्षेत्र है. उसमें हमें देखना पड़ेगा इसमें हम शुरू से कहाँ से शुरू करेंगे, हमारा कौन सा फसल में हमारा उत्पादन ज़्यादा है, हम दूसरा राज्य को और राज्य देश से बाहर बेच सकते हैं, वो हम देखेंगे. तो उसमें मुझे लगता है कि सबसे पहले बड़ी इलायची, लार्ज कार्डमम इज़ द बेस्ट थिंग विच इज़ पॉसिबल फॉर ई-कॉमर्स फ्रॉम सिक्किम. वाई, दो चीज़ें हैं उसमें, ये पेरिशेबल नहीं है. एक बार ये सूख गए तो ये हम साल भर रख सकते हैं. एंड दूसरा चीज़ है 50% ऑफ इंडियाज़ प्रोडक्शन इज कमिंग फ्रॉम सिक्किम. सो हमारा प्रोडक्शन लेवल बेस बड़ा है एंड ये पेरिशेबल नहीं है. तो एक बड़ा सुविधा है. इसके साथ साथ हमारा जिंजर हो सकता है. सिक्किम का जिंजर का भी प्रोडक्शन 1 लाख टन से भी ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर रहे हैं. सो ये भी एक मार्केटिंग करने के लिए सुविधा है. सो डिजिटल होने से पहले हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है वो जरूर देखना ज़रूरी है. इसके साथ सिक्किम का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, वी हैव गॉट आवर ओन handicraft which can be marketed throughout the country, so which we have not done as of now. So सबसे पहले मुझे लगता है going digital before that you go physical. इसका मतलब क्या है, we have to develop the infrastructure locally, internally. हमारा logistics होगा, whether it is storage, whether it is transportation, ये सब डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. 15 and in the meantime many initiatives are also taken by the government of India, and as recently in the budget also it has been presented by our honorable finance minister. He has talked of this digital rupees that will be introduced from next year. He has talked of the 75% digital banking units in 75 districts as a part of digitization in India. 100% core banking of this post office, that will also great step towards digitization, because one point like post office will be converted to the CBS mode and giving a lot of opportunities to the retirees and to the senior citizens, those who are staying at remote villages. Sir, what are the advantages? Because I am giving my time is limited, so I am going a bit speedily. The advantages of digitization, as you know, it is hassle-free, it is seamless, and you can do it on the sitting at your home. Especially the fund transfer, you can send send funds to your place that you know, and cash withdrawal. I am talking of these ATMs. Only in case of ATMs, only State Bank, we are doing on an average 1.60 lakhs ATM transactions are there. Out of 1.60 lakhs, 90 lakhs are cash transactions. So that is the way the digitalization is going on. Now one cannot simply think, we cannot think without ATM can you manage. That is simply what the thinking. And this cash withdrawal, that is the biggest thing. And
And this getting statements, earlier we were going to the bank, but now it is no longer there. We can get these ATMs through internet banking, through ATM and through other apps also. And paying the bills, earlier we are paying bills, now these utility bills are there. And the main important thing is this investment. Earlier it was not there, but now sitting at home also we can invest in insurance, we can invest in mutual fund, all other products developed by so many banks. Sikkim, they had their HDFC, I think one case I remember from Delhi police, they had sent a summon. That lady came to my office saying that, sir, I have been summoned in a particular case. They are saying that I am doing cyber fraud because the victim's money was deposited into my bank account. But I don't have a bank account in HDFC. That's what she told me, you know. So that means that when when financial inclusion is happening, yes, I mean, all the banks, you might have targets that in this particular quarter, X number of new accounts should be created. But KYC norms, KYC vetting should be very, very critical. Because imagine 50,000 crimes, and I'm telling you, in each of those crimes, what happens is the bank account used, you know, by the fraudsters, by the criminals, 99% of them are mule accounts. That means that bank account is, I mean, I don't know how exactly they got it, but they have got it, and the person whose bank account has been opened up, that person is not aware. So this is something, you know, I think all of us as a banking fraternity, since RBI is here, we should, you know, think how to control this. Only genuine bank account should be, you know, open and bring awareness amongst the people that, you know, if you open an account or if you give a documents to open an account, ensure that the bank account details are with you. And second thing is, SBI just mentioned about YONO. YONO, I mean, we have had a case in which a person in Sikkim is not aware that, you know, uska YONO ka wo application khul gaya, account khul gaya, and then that particular account is being used for all digital, crimes and happening. So there are, you know, I mean, despite the best intention that all of us have in terms of financial inclusion, there are always gaps which are being taken advantage by the cyber criminals. So that being said, from Sikkim Police perspective, what we have done is in 2020, we initiated something called as Mission Safai, Sikkim Against Fraud Action Initiative. As police, you know, it is always reactive. A complaint comes, usually cyber crime complaint comes after, you know, if the money is siphoned off, after 3 days, 4 days, 5 days, the complainant would come to us. What happens is within those 5-6 days, the money that has been transferred from the victim's account to a second account, that again has been transferred further to X number of accounts. So it becomes difficult for us to, you know, tell the victim that it is next to impossible for us to get the money back to you. So from that perspective, instead of reactive, we said keep proactive policing. So we have created this awareness program in which, I mean, a lot of the bankers are here and some of them have also helped us. The initiative basically was we would create 2-minute animated videos on various scenarios. And then we would use social media, WhatsApp, Facebook, to propagate them to both the masses. And these videos are made in English as well as in Nepali. यस अवसरमा आरबीआईले स्थानीय कलाकारहरूको माध्यमबाट डिजिटल लेनदेन र डिजिटल अपराधमाथि मानिसहरूलाई सचेत गराउन नुक्कड नाटक पनि प्रस्तुत गरेको थियो। डिजिटल अपनाउँदैछस् अपना राम्रो, त्यसरी ज्ञानी हुनु पनि हामी जरुरी छ, डिजिटल ब्याङ्किङ जरुरी छ, तर यस्तो लापरवाही हुँदैन नानी, हुँदैन। यस्तो प्रकारले कहिले पनि हुँदैन। खोइ फोन निकाल त, फोन निकाल, कुन नम्बरबाट आयो? हेलो हजुर, ए तपाईहरुले यो नम्बरमा भन्दै थियो अरे, के साँच्चै हो? हजुर म को बोलेको? नकरा, म यहाँ थानाबाट इन्सपेक्टर पाण्डे बोल्दैछु। काट्यो त फोन, किन नगरौँ? ल फोन लगा त, फेरि लगा त, अब बिस्तारै बोल्छु। ल ल ल दिइहाल्दैछु, तर फोन लगा न फेरि। स्विच अफ भन्दैछ त, नेटवर्क सेटवर्क होइन नानी। हेर, तिमीहरू जस्तो युथहरू यसरी बुडबक भयो भने ऊ एकजना बुडबक हुन्छ, उता 10 जना ठगहरू पैदा हुन्छ। र यो चिज तिमीहरू
अन्तमा हामी यस्तो ठगहरूलाई रोक्छौँ। नभए यी ठगहरूले हाम्रो देश बर्बाद बनाउँछन्, हामी बर्बाद बनाउँछौँ। तिनीहरू युवा पहिला जाग्नु जरुरी छ। यसैले त आरबिआईले एउटा गुरु मन्त्र भनेको छ नि हामीलाई। के भनेको छ थाहा छ? जानकार बन्नुहोस्, सतर्क रहनुहोस्। यसबाहेक आरबिआईले राज्यपालको बाहुलीबाट चिल्ड्रेन इन्स्टिट्युटका नानीहरूलाई ब्याग पनि प्रदान गर्यो। अन्तमा राज्यपालले वित्तीय साक्षरता अभियानको मोबाइल भ्यानलाई पनि फ्ल्याग अफ गरेर प्रस्थान गराउनुभयो।